नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम आपके लिए एक विषय लेकर आए हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। भारत सरकार ने कुछ समय पहले इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो हम आज के विषय में जानेंगे कि 14 अगस्त 1947 को क्या ऐसा हुआ था जो भारत सरकार इसको मनाने की आवश्यकता महसूस कर रही है और वो चाह रही है कि आने वाली पीढ़ियाँ इसको जानें और इसके विषय में सबक लें। तो इस दिशा में हम देखते हैं कि आज के हमारे लेक्चर में क्या क्या रहने वाला है। तो जो हमारा पहला रहेगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई हम समझेंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है इसको भी हम जानेंगे। उसका बाद है कि उस पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि 14 अगस्त 1947 में यानी कि जब भारत विभाजन हुआ है तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जो आज भी भारत को उतना दर्द देती हैं कि हमें ये विभीषिका मनाने की ज़रूरत पड़ी। फिर कह रहे हैं कि कारण क्या थे, मतलब जब ये विभाजन हुआ भारत का तो उसके पीछे के कारणों की हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से भारत दो भागों में बँट गया। फिर अगला है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, मतलब इससे हम सबक क्या ले सकते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो विभाजन विभीषिका दिवस के मनाने की जो घोषणा है वो कब की गई। तो 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा। ये जो 14 अगस्त यानी कि 15 अगस्त को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले बहुत व्यापक स्तर पर विभाजन के बारे लोग विस्थापित हुए थे। भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए तो क्या हुआ कि विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो हमने देखा कि 14 अगस्त 2021 से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। अब आगे बात करते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस दिशा में हमने एक छोटी सी क्लिप लगाई है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए कि उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, कि मतलब क्या ऐसा हुआ था जिसको आज हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए ज़रा। 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में वो स्वर्णिम दिन जब देश अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों से आजाद हुआ था। अनगिनत बलिदानों के बाद हमारे देश पर से विदेशी हुकूमत समाप्त हुई और आजादी की नींव पर भव्य हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जब विभाजन हुआ तो भागदौड़ मची थी। नेता चाह रहे थे कि भारत को कैसे हम आगे बढ़ाएं और उन समय की परिस्थितियों को कैसे इस क्लिप में दिखाया गया है। आप लोग और देखिए। निर्माण शुरू हो रहा था, पर ये आजादी देशवासियों के लिए खुशियों के साथ साथ एक गहरा आघात भी लेकर आई। ये उस समय की वीडियो है जब भारत विभाजन के समय नेहरू, माउंटबेटन और जो अन्य भारतीय नेता थे वो भारत को आज़ाद कराने के परिप्रेक्ष्य में हस्ताक्षर हो रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें भारत के पक्ष में आनी है। आजादी से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 के दिन भारत को ऐसा गहरा घाव दिया गया जिसका दर्द आज तक देश झेल रहा है। साजिश ने भारत को दो हिस्सों में बांट दिया था और पाकिस्तान के रूप में एक अन्य धर्म आधारित देश बनाया गया। देश का ये विभाजन किसी विभीषिका से कम नहीं था। विभाजन के नाम पर ऐसी नफरत घोली गई जिससे करोड़ों जिंदगियां बुरी तरह प्रभावित हुई और देश में हिंसा का तांडव शुरू हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक मानव निर्मित विभीषिका थी। 14 अगस्त को किया गया भारत का विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था।
जिससे लगभग 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। ये बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुआ था। नफरत और हिंसा की आग में देश को झोंक दिया गया था। दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचते ही रातों रात लाखों लोग अपने ही देश में बेगाने और बेघर हो गए। धर्म मजहब के आधार पर लाखों लोग न चाहते हुए भी अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए। इस दौरान लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, हजारों लोग लापता हुए। इस हिंसा के उन्माद में जो लोग बच गए, उनकी जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई। जो मुल्क पहले उनका अपना था, वहीं अब वो लोग शरणार्थी की जिंदगी जीने को मजबूर थे। ये किसी देश की भौगोलिक सीमा का ही बंटवारा नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। इसीलिए ये दर्द आज तक देशवासियों के दिल में हरा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभाजन की जो विभीषिका है वो कितनी ज़्यादा भीषण थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, बहुत से लोग विस्थापित हुए, बहुत से लोगों की जान गई और नरसंहार इस तरीके का मचा था कि आदमी आदमी का दुश्मन बन गया था। तो अब हम इस दिशा में समझते हैं कि उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, कि जब विभाजन हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई जो आज भी हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो भारत का विभाजन अभूतपूर्व विस्थापन और मजबूरी में पलायन की दर्दनाक कहानी है। यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत वातावरण में नया आशियाना तलाश रहे थे। मतलब ये है कि आप अपने घर को छोड़ करके किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ ना आपको पता है, ना जहाँ के लोगों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आप एक उम्मीद लेकर के आशियाने की तलाश में जा रहे हैं। विश्वास और धार्मिक आधार पर एक हिंसक विभाजन की कहानी होने के अतिरिक्त यह इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली, जो भारतीय जीवन शैली है, कि कैसे एक जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सहअस्तित्व का जो युग था, अचानक नाटकीय रूप से समाप्त हो गया। तो भारत जो है हमेशा से सहअस्तित्व का देश रहा है और हम देखते हैं कि विभाजन में ऐसा हुआ कि वो सारा जो सहअस्तित्व का सामंजस्य था वो एकदम विच्छिन्न हो गया। फिर क्या हुआ कि लगभग 60 लाख गैर मुस्लिम उस क्षेत्र से निकल कर आए जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बना। पश्चिमी पाकिस्तान मतलब जो आज का पाकिस्तान है, उसको उस समय पश्चिमी पाकिस्तान कहा जा रहा था। वहाँ से कितने 60 लाख जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू हो गए, सिख हो गए, इस तरीके के लोग वहाँ से भारत की तरफ आए और 65 लाख जो मुसलमान पंजाब, दिल्ली आदि के भारतीय हिस्सों से पाकिस्तान चले गए। तो 60 लाख पाकिस्तान से आए और 65 लाख के आसपास जो मुस्लिम थे वो पश्चिमी पाकिस्तान चले गए। फिर हम देखते हैं कि 20 लाख गैर मुस्लिम पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कह रहे हैं, तो 20 लाख जो गैर मुस्लिम थे वो पूरी पाकिस्तान से भारत आए, यानी कि पश्चिम बंगाल में आए। फिर 1950 में 20 लाख और गैर मुसलमान पश्चिम बंगाल में आए। तो पश्चिम बंगाल में आबादी बढ़ रही थी हिंदुओं की, क्योंकि वहाँ से पूर्वी पाकिस्तान से बाहर निकल करके लोग आ रहे थे। इस तरीके से देखते हैं कि आए। फिर 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल से पूर्वी पाकिस्तान चले गए। तो विस्थापन का जो दौर था वो बहुत लंबे समय तक चला है और लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। संभावनाएं और भेदभाव को की वजह से ऐसा ज़्यादा हो रहा था। फिर भी इस विभीषिका में मारे गए लोगों का जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा 5 लाख के आसपास बताया जाता है, लेकिन जो अनुमान है वो कहा जाता है कि ये 5 लाख नहीं था, ये 5 लाख से लेकर के 20 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। तो ये विभीषिका किसी मतलब नरसंहार से कम नहीं थी। इस वजह से इसको मनाने का बहुत ज़्यादा परिप्रेक्ष्य दिखता है। अब ये कहा गया कि इतनी बड़ी विभीषिका जो हुई, इसके पीछे कारण क्या थे? तो इसमें पहला जो कारण हम देखते हैं वो है 2 नेशन थ्योरी, मतलब 2 राष्ट्र सिद्धांत जो परिकल्पना है, इसकी वजह से। क्योंकि हम देखते हैं भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ ही दो भागों में इसको बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। तो जो ये विचार आया, इसका क्या इसमें योगदान रहा भारत के विभाजन में? तो कांग्रेस जो थी वो एक राष्ट्र की समर्थक थी। महात्मा गांधी जब आज़ादी भारत को मिली 15 अगस्त को, तो उस समय क्या नोवाखली में दंगे हो रहे थे, तो वहाँ जो हिंसक भीड़ थी उसको शांत कराने में लगे थे। महात्मा गांधी ने आज़ादी का ना तो जश्न मनाया, ना तो ही किसी कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को एक राष्ट्र जो सिद्धांत था कांग्रेस का, उसका विरोध किया इसने। और लीग के जो सबसे नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्या है तो कांग्रेस को हिंदू संगठन घोषित कर दिया और गांधी पर हिंदूवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तो
हर तरीके से हम देख रहे हैं कि हिंसा को फैलाने के किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। उसी बात बीच क्या हो कि जिन्ना ने मुस्लिम को यह भी बोला कि भारत में 80% लोग हिंदू हैं। उस समय के जो परिप्रेक्ष्य में जो आबादी है उसकी गणना करके बताया उन्होंने, और लोकतंत्र में बहुमत से ही सरकार बनती है। आने वाले समय में मुस्लिम के खिलाफ भेदभाव होगा, इसलिए मुस्लिमों को एक अलग देश बनाने की ज़रूरत है। जिन्ना ने अपने 2 राष्ट्र सिद्धांत में यह भी कहा कि मुस्लिम और हिंदू के हित अलग अलग हैं और इसीलिए ये एक देश में शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हैं। तो जिन्ना जो है मुस्लिमों को बांटने के लिए मतलब पूरी तरीके से अपने प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी करके लोग हमारे समर्थन में आएँ। अभी पिछले कुछ समय में शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी थी, व्हाई आई एम ए हिंदू, के अनुसार ऐसे ही समान तर्क उन्होंने इसमें जिक्र किया है कि ऐसे ही समान तर्क हिंदू महासभा के नेता जो थे विनायक दामोदर सावरकर भी दे रहे थे। तो डॉक्टर थरूर जो है इन्होंने यह भी कहा है कि जो 2 राष्ट्र सिद्धांत है उसको सबसे पहले सावरकर ने ही कहा था। जिसे हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आज के समय में कोई अगर मतलब अपने धर्म की बात कर रहा है तो उसको कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। तो उस तरीके की जो बातें थी उस समय कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में आ ही रही थी। इसी वजह से तो भारत में इतना बड़ा विभीषिका हुई। अब क्या कह रहा है कि इन्होंने जो सावरकर ने अपनी जो थ्योरी दी है, जिन्होंने 1937 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखो जो पाकिस्तान शब्द है ये 1930 के आसपास आ चुका था, लेकिन इस पर जो मूर्त रूप है ये अभी नहीं हुआ था। ये था कि जो मुस्लिम हैं उनको भारत में ही रहना है या अलग देश है। अलग देश की परिकल्पना आ गई थी लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हुआ था। 1940 में लीग जो मुस्लिम लीग थी उसने अपना अधिवेशन किया। उस अधिवेशन में अपनी जो स्पष्ट मांग है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए उसको स्पष्ट किया। तो उससे पहले भी सावरकर पर आरोप लगता है कि उन्होंने कहा था। लेकिन क्या है कि यह जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है यह किसने पहले दिया, यह आज भी तर्क वितर्क का विषय है। क्योंकि लेकिन यह विचार एक मूर्त रूप ले चुका था। तो आज भी जिस पर चर्चा होती है कि किसने हिंदू महासभा की गलती थी या लीग की गलती थी, तो वो तो आज भी सबके मत अलग अलग हैं, अपने हिसाब से लोग मानते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात थी कि जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत था ये मूर्त रूप ले चुका था। मतलब ये अब आने वाले समय में क्या होना था कि और यह भारतीय राजनीति का वह नकारात्मक पहलू था जो विभाजन का कारण बनने वाला था। एक और बात जो काफ़ी गंभीर है, 2 राष्ट्र सिद्धांत और देश में हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़े सांप्रदायिक विभाजन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग, महासभा से भी ज़्यादा जिम्मेदार थे वो कौन थे? वो अंग्रेज़ थे। तो जानते हैं कि अंग्रेज़ किस तरीके से जिम्मेदार थे, क्योंकि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस हम इनकी सबकी गलतियाँ टटोलते हैं, लेकिन जो ज़्यादा जिम्मेदार थे वो अंग्रेज़ थे। तो इसको देखते हैं कि क्या है, अंग्रेज़ों ने क्या है भारत में अंग्रेज़ों की बाँटो और राज करो की नीति की शुरुआत इन्होंने की। जब अंग्रेज़ भारत में आए तो क्या अंग्रेज़ जब भारत में आए तब उन्होंने कई विरोध और विद्रोह का सामना किया। तो उन्होंने क्या है कि इसमें सबसे पहला जो उनको सबसे बड़ा विद्रोह सामने आया इनके 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ी ताकत के लिए सबसे बड़ा संकट बना, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ चढ़ कर देखी गई। कई हिंदू शासकों ने मुगल बादशाह के जो बहादुर शाह जफर थे उनके अंतर्गत अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। अंग्रेज़ों ने विद्रोह था उसको तो दबा दिया, लेकिन एक चीज़ समझ गए वो लोग, क्या थी वो, कि अगर उन्हें भारत में राज करना है तो हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो इस दिशा में क्या हम देखते हैं कि इसके लिए उन्होंने अपनी बाँटो और राज करो की नीति अपनाई और हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया। तो हम देखते हैं कि मतलब जो इससे पहले हिंदू मुस्लिम झड़पें होती थी लेकिन वो सीमित क्षेत्र में थी। इतिहासकार जो हैं कई तो ये दावा करते हैं कि ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम हैं भारत में शांतिपूर्वक ही रहते थे। यही भारतीय संस्कृति की खासियत भी थी। आज भी हम देखते हैं कि कई जातियाँ, कई समुदाय, कई धर्म भारत में एक साथ रहते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति की खासियत भी है। लेकिन अंग्रेज़ों की बाँटो और राज करो की नीति ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को राष्ट्रीय अवतार दे दिया। मतलब जो सीमित क्षेत्र में था उसको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दे दिया। बाँटो और राज करो सिर्फ जो था धार्मिक रूप से नहीं बढ़ा, कैसे हो, तो इसको बल्कि हर संभव रूप में इसको बढ़ावा दिया गया। जैसे कि सिखों को मुस्लिमों के खिलाफ करने का, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ करने का, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के खिलाफ करने का, और जो जनजाति लोग थे उनको गैर जनजातियों के खिलाफ करने का प्रयास पूरा तरीके से किया गया। अब देखते हैं कि इसमें आगे जो हुआ कि बाँटो राज करो से हमें मतलब नीति में हमें कई चरणों में दिखती है। जैसे कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने सिख जो थे, पठान थे और गोरखा को अलग करने के लिए अपनी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, मतलब जो भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें क्या है कि भेदभाव को अपनाया। जैसे कि ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि इन सैनिकों ने जो अंग्रेज़ों का मतलब 1857 की क्रांति थी उसमें समर्थन किया था। गोरखा ने, पठानों ने और जो सिख थे उन्होंने समर्थन किया था, इस वजह से उनको ज़्यादा भर्ती करने लगे। और जबकि क्या है कि अवध, बिहार और दक्षिण भारत के जो सैनिक थे उनके खिलाफ भेदभाव करने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही मुख्य प्रायोजक करता थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, इस वजह से इनको पनिश करने और इन भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ों ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई।
फिर आगे हम बात करते हैं कि इसके अलावा जाति के आधार पर जो विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जाति आधारित रेजिमेंट भी बनाई गई। हम देखते हैं जो जाति आधारित रेजिमेंट की शुरुआत इन्होंने उसी समय से की है। अंग्रेज़ों ने बाकी नौकरियों में भी भेदभाव कर समुदायों को अलग करने का प्रयास किया। कई शिक्षित और प्रभावशाली नेताओं का इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों ने बाँटो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया। जैसे कि मुस्लिम समाज सुधारक हम नाम सुनते हैं सर सैयद अहमद खान का। तो इन्होंने क्या किया कि इनके द्वारा अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग रखने में इनका उपयोग किया है। तो 1885 में कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस का प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ने लगा, वैसे-वैसे अंग्रेज़ों को लगा कि ये मुस्लिमों को अगर हम कांग्रेस से अलग रखते हैं, तो कांग्रेस सिर्फ मुट्ठी भर लोगों का समुदाय बनकर रह जाएगी, इस वजह से। और फिर कहा गया कि समय और परिस्थिति के अनुसार अंग्रेज़ों को जो सही लगता था, उसका प्रयोग वो समाज को विभाजन करने के लिए करते थे। बाँटो और राज करो की जो नीति थी, इसको जब चरम पर अपने तब पहुँची जब 1919 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म के 2 पुरोधा थे जो पीछे फ़ोटो लगी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया कि इसके साथ मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, जिसके अनुसार मुस्लिम को वोट कर सकता था। इसे सांप्रदायिक निर्वाचन भी कहा गया। मतलब ये था कि देखो, मुस्लिम जहाँ बहुसंख्यक है या मुस्लिम जहाँ मुस्लिमों को अधिकार दिया गया, वहाँ मुस्लिम ही खड़ा होगा और वोट भी मुस्लिम ही देगा। बाकी जो हिंदू होंगे वोट वो उस आधार पर नहीं दे सकते हैं। इस तरीके से इसको सांप्रदायिक निर्वाचन कहा गया। इसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को राजनीतिकरण और राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब इसमें किसी भी प्रकार का जो सुधार था वो संभव नहीं लगने लगा। कुछ इतिहासकार तो यह भी दावा करते हैं कि जो 1857 की प्रांति से लगभग सारे दंगों को अंग्रेज़ों ने ही कराया। मतलब भारत में दंगे तो होते ही थे, जो जाति आधारित हो गए या मतलब अदर तरीके से दंगे हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों की भूमिका रही। तो करवाया ब्रिटिश जो कलेक्टर थे वो चुपके से क्या करते थे, लोभी पंडितों को पैसा दे करके मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देने के लिए राजी कर लेते थे। इसी तरीके से एक उपन्यास है तमस, भीष्म साहनी का उपन्यास, बहुत शानदार लिखा गया। विभाजन की जो पृष्ठभूमि है उसको ध्यान में रख करके लिखा गया है। तो उसमें भी इस चीज़ का उपन्यास में जिक्र किया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या करते थे, जो हिंदुओं को मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देने के लिए और मुस्लिमों को हिंदू के खिलाफ भाषण देने के लिए वो घूसखोरी का उपयोग करते थे इस तरीके से। अब कहा गया जो ये प्रणालीगत सांप्रदायिकता थी, औपनिवेशिक भारत का वो कुरूप चेहरा था जो हमारे सामने आने वाली जो आज तक क्षति पहुंचा रहा है। मतलब इन्होंने जो सांप्रदायिकता के बीज उस समय बोए, वो आज भी भारत को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके प्रभाव न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में देखे गए। 25% जनसंख्या के साथ मुस्लिम औपनिवेशिक भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक थे। तो भारत में सबसे बड़े अल्पसंख्यक जो जाति थी वो मुस्लिम थे। पश्चिमी प्रांत, सिंध, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और पूर्व में बंगाल के कई प्रांतों में तो वो बहुमत में भी थे। जो मुस्लिम आबादी थी वो कहीं कहीं बहुमत में भी थी और मेजॉरिटी में तो थे ही। यही वजह है कि हिंदू मुस्लिम बंटवारा अंग्रेज़ों की प्राथमिकता रही। अब बंटवारा भी वो ऐसी जातियों से नहीं करना चाहते थे जिसका उनको फ़ायदा ना मिले। वो चाहते थे कि हमको फ़ायदा मिले जिसमें लोग लड़ सके आपस में। तो लड़ेंगे वहाँ जहाँ जो जनसंख्या के स्तर पर देखेंगे कि कम ज़्यादा का अंतर होगा, इस तरीके से कहा गया। औपनिवेशिक भारत में मुस्लिमों को कई प्रलोभन दिए गए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, कई प्रलोभन दिए, जैसे कि हम देखते हैं मार्ले मिंटो जो सुधार आया, जिनके प्रति वो 1947 तक आदी हो गए। यानी कि मुस्लिम जो थे जैसे जैसे उनको फ़ायदे मिलने लगे तो आदी हो गए। हम आज भी देखते हैं कि कई तरीके के किसी भी समुदाय को फ़ायदे दिए जाने लगे या किसी भी तरीके के फ़ायदे दिए जाने लगे तो लोग उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आदी हो गए। जिसके बाद उन्हें भय था कि आज़ादी के बाद उनसे ये अधिकार छीन लिए जाएंगे, खासकर अगर कांग्रेस सत्ता में आई। तो अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या होगा, उनसे वो अधिकार छीन लिए जाएंगे। ये एक तरीके की शंका बना दी गई उनके अंदर। ऊपर से जिन्ना ने पहले ही कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी घोषित कर दिया था। 1945-46 में प्रांतीय चुनाव हुए थे। हमने बताया था जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसमें प्रांतीय चुनाव के आधार पर संविधान सभा गठित हुई थी। उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थे, कांग्रेस भी थी और अन्य पार्टियाँ भी थी। तो जो 1945-46 के जो प्रांतीय चुनाव हुए उसमें मुस्लिम लीग को मेजॉरिटी मुस्लिम वोट मिले। मतलब जितने भी मुस्लिम के वोट थे वो मैक्सिमम अब लीग को मिले हैं। और अब मुस्लिम लीग यह दावा करने लगी कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मुस्लिमों की प्रतिनिधि पार्टी है। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग का दावा भी मजबूत होने लगा। ये 1945-46 का जो चुनाव हुआ था तब की फ़ोटो है कि जीत के बाद माला पहने हुए खड़े हैं। फिर अगर ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों की भारत छोड़ने की जो घोषणा थी उसके खतरनाक परिणाम हुए। हमने देखा कि भारत में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से बांटो राज करो की नीति को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्र सिद्धांत क्या था उसका भी हमने समझा। अब जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी कि जिस तरीके से भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई और फिर उसके बाद आज़ाद करने के साथ ही कहा गया कि 2 भागों में बटेगा भारत। तो वो जो घोषणा थी उसका बहुत बड़ा व्यापक परिणाम हुआ, क्योंकि हिंसा तो उसी समय ज़्यादा देखी गई। तो इसके हम देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के में संघर्ष ब्रिटेन था उसने विश्व में अपनी जो सर्वोच्चता थी लगभग ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन
जीत तो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा आर्थिक क्षति हुई थी कि अब वो महाशक्ति के रूप में उतना नहीं रहा था। ऊपर से 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दे दिया था। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था और कहा था कि ये अंतिम लड़ाई है, इसमें हम या तो भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के परिप्रेक्ष्य में अपनी जान दे देंगे, ये कहा था। तो अंग्रेज क्या था, युद्ध जीतने के लिए भारतवासियों का समर्थन चाहते थे। 1942 में जो द्वितीय विश्व युद्ध वो चल रहा था, तो जो अंग्रेज थे चाहते थे कि भारतीयों का समर्थन मिल सके, जिसके लिए उन्होंने कई सक्रिय प्रयास किए, जैसे कि संवैधानिक सुधार किए गए। उसमें अगस्त ऑफर आया, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया। भारत में संवैधानिक सुधार और आज़ादी की संभावना का दोहन करने के लिए भेजे गए थे। तो इसमें कहा गया कि भारत को आज़ाद कराने का ये निश्चय हो गया था, कराया जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन पर भी दबाव बन रहा था। और संवैधानिक सुधार कैसे किए जाए, तो इसके लिए ये ब्रिटेन की तरफ से प्रयास किए गए। सभी ने पाकिस्तान के गठन को बड़े स्तर पर नकार दिया था। मतलब जितने भी अभी तक ये प्रयास हुए थे, इसमें पाकिस्तान की जो मांग थी उसको नकार दिया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के प्रस्ताव को पास कर परिस्थिति को काफ़ी ज़्यादा गंभीर बना दिया। हमने बताया था जब अम्बेडकर सावरकर और जिन्ना को पढ़ा रहे थे, तो बताया था कि 1937 में सावरकर का अगर आता है तो 1940 में औपचारिक रूप से जो मुस्लिम लीग थी उसने अलग पाकिस्तान की मांग कर दी थी, और इस कंडीशन ने परिस्थिति को और ज़्यादा खतरनाक बना दिया। मुस्लिम लीग के लिए इस प्रस्ताव को लागू करवाना साख का विषय बन गया था। ऐसे में संवैधानिक सुधारों को लेकर लीग और कांग्रेस में समझौता नामुमकिन लगने लगा था। मतलब अब जो मुस्लिम लीग थी अड़ गई थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पर। ऐसा हुआ कि 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो कांग्रेस और लीग दोनों ने नकार दिया, क्योंकि उसमें अलग पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको नकार दिया गया था। इस वजह से लीग ने इसलिए नकारा, और उसमें भारत डोमिनियन स्टेट की बात कही गई, इस वजह से कांग्रेस ने नकार दिया था। तो कहा कि और जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग के लिए 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया। जैसे ही कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन जब फेल हो गया तो 16 अगस्त 1946 को जो जिन्ना थे उन्होंने सीधी कहा कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, इस तरीके की बात करके सीधी कार्रवाई दिवस शुरू कर दिया, और व्यापक स्तर पर भारत में दंगे होने लगे। तो हम देखते हैं इन दंगों में क्या है कि इसका जो नतीजा था व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा। अगस्त 1946 में कोलकाता के दंगों में करीब 4000 लोग मारे गए थे। मतलब इतने व्यापक स्तर पर हिंसा हुई कि 4000 लोग मारे गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोग विस्थापित होंगे, कितने बेघर होंगे, और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, इस तरीके का अनुमान लगाया गया। उधर मार्च 1947 में माउंटबेटन नए वायसराय बनकर के भारत आए। तो ये 1946 से ही दंगे का जो दौर है, हिंसा का, सांप्रदायिकता का दौर व्यावहारिक रूप में आ गया है, और इसमें जो शुरुआत थी मुस्लिम लीग की तरफ से हुई थी, तो ये तो हम देख ही रहे हैं। फिर उधर जो मार्च 1947 में जो वर्तमान वायसराय थे उनकी जगह पर माउंटबेटन वायसराय बनकर आए, और जो उनका प्राइमरी उद्देश्य था, यानी कि जो उनका प्रमुख काम था क्या, अंग्रेज़ों की जो भारत से जल्दी वापसी कराना, भारत को आज़ाद करना, हो सके तो एक, नहीं तो 2 राष्ट्रों में बांट के चले आना, ये उनकी प्रायोरिटी थी। 2022 में जिस तरीके से अमेरिका ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान को छोड़ा, कुछ वैसा ही माहौल उस तरीके से हम लोगों ने 2022 का तो देखा था। जब अमेरिका अफगानिस्तान से जाता है तो किस तरीके की वहाँ परिस्थितियाँ थी, लगभग उससे ज़्यादा आप अनुमान लगाइए कि उस भारत में 1947 में परिस्थितियाँ थी, क्योंकि आज मीडिया है, हर चीज़ है, हमको पता चल रहा है, और कहीं ना कहीं मानवाधिकार के संगठन भी हैं। उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं, ये चीज़ हम देखते हैं। फिर 3 जून 1947 में माउंटबेटन ने कांग्रेस और लीग को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि अगस्त 1947 तक अंग्रेज जो है भारत छोड़ देंगे। मतलब दोनों पार्टियों को अल्टीमेटम दिया गया कि अगस्त 1947 तक अंग्रेज चले जाएंगे भारत से। इतने वर्षों के विवाद के बाद अब नेताओं के पास कोई और चारा नहीं था। उनके पास केवल 2 ही रास्ते थे। पहला था, या तो वे बिना किसी सॉल्यूशन के एक अराजक आज़ाद भारत को स्वीकार करें, जहां रजवाड़े अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देश को विच्छिन्न कर डालेंगे। हमने देखा था जब भारत आज़ाद हुआ, 562 से ज़्यादा रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। तो वो रियासतें क्या करती, अगर बिना बंटवारे का भारत हम लेते तो वैसे भी भारत को विच्छिन्न कर डालती, क्योंकि इतनी ज़्यादा रजवाड़े थे और संपन्न भी थे, तो वो मिलते ही नहीं। दूसरा था ऑप्शन, यह विभाजन को स्वीकार करके दोनों 2 देश बना लें और इस अराजकता को होने दें। तो जो उस समय के बड़े नेता थे उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे कि वो क्या स्वीकार, 2 ही ऑप्शन थे, या तो विभाजित भारत ले या बिना विभाजन के भारत ले। लेकिन अराजकता तो दोनों ही कंडीशन में होनी ही होनी थी। ये लगभग उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो गई थी। अधिकतर नेता जो देश के विचार को, यानी कि जो दो देश के विचार का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी इस व्यवस्था को मजबूरी में मानना पड़ा, और इसके लिए मुख्य दोषी थे अंग्रेज। उनकी सोची समझी जो विभाजन नीति और उनका गैर जिम्मेदार व्यवहार था, ये इस तरीके से अंग्रेज़ों की जिम्मेदारी बनी। इसमें सरदार पटेल हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, महात्मा गांधी, ये सब जो भारत विभाजन के घोर विरोधी थे। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आईं
कि सरदार पटेल खुद कहने लगे कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत इतने भागों में बढ़ जाएगा कि हम उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो ये कंडीशन क्रिएट हो गई उस समय ऐसी ज़्यादा। खैर, पाकिस्तान को जो सिरिल रैडक्लिफ थे उन द्वारा चयनित सीमा रेखा द्वारा अलग कर दिया। तो भारत और विभाजन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी थे सिरिल रैडक्लिफ, तो उनके द्वारा क्या है कि ये सीमा रेखा इस तरीके से बनाई गई, भारत और पाकिस्तान की एक इधर बनाई गई, दूसरा इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, और एक सीमा रेखा यहाँ से बनाई गई तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहा गया उस समय का। फिर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया और भारत ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। भारत ने कहा कि हम अपने को व्यवस्थित कर लें, हम तब मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। तो इस तरीके से हम देखा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, और उसके बाद में है कि नई सीमा जो आधिकारिक रूप से है वो 17 अगस्त को स्वीकार की गई। तो अब भारत की देखिए ट्रेजेडी देखिए, विभाजन हो गया, 2 देश बन गए, लेकिन जो एक्चुअल आधिकारिक जो डाटा आया है कि कौन सी सीमा कहाँ होगी वो 17 अगस्त को हो रही। तो लोग मतलब पता ही नहीं था उनको जाना कहाँ है, जिधर भीड़ दिखती थी उधर चल देते थे। ये उस समय का माहौल था। तो आगे हम देखते हैं कि जो सिरिल रैडक्लिफ थे, इन्होंने इस घृणित बंटवारे का एक और राजनीतिक जो नतीजा निकला क्या था, तो गैर जिम्मेदारी से खींची गई सीमा रेखा थी। मतलब रैडक्लिफ ने जो सीमा रेखा बनाई थी, बताया जाता है कि रैडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे। और दूसरी चीज़ है कि जो ये सीमा रेखा बनाई गई थी ये क्या थी, तो रैडक्लिफ ने बाद में स्वीकार भी किया है, उनके द्वारा बनाई गई सीमा आउटडेटेड मैप और जनगणना पर आधारित थी। मतलब जो पहले जनगणना हुई थी और आज के समय में देखते हैं जनगणना होती है तो कई विसंगतियाँ रहती। उस समय की जनगणना की आप कल्पना कीजिए कि कितनी विसंगतियाँ रहेंगी। फिर जो सामाजिक परिवेश है, लोगों की निर्जातीयता है, उसको ध्यान में ही नहीं रखा गया, बस एक अमूमन अनुमान लगाया गया, उसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। तो उसी का परिणाम हुआ कि बड़े व्यापक स्तर पर विस्थापन हुआ। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था। जो इतने व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन था। ये फ़ोटो उस समय की सबसे ज़्यादा प्रचलित फ़ोटो में से है, जो हतभाग के साथ बैठा व्यक्ति अपने भाग्य को सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई और दंगे भड़क गए, लाखों लोग सुरक्षित आवास के लिए क्या करने लगे, प्रवास करने लगे। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि अब जहाँ मान लीजिए जो बीच में रह रहे थे भारत में, उनके लिए तो था कि वो जाने से अच्छा है तो वो तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। जो सीमांत वाले क्षेत्र में थे, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान में थे, तो उनके लिए था कि जो हिंदू थे वहाँ से आ रहे थे भारत की तरफ, और जो पंजाब वाला एरिया होगा या बंगाल वाला एरिया, मुस्लिम और भी अंदर से भी लोग जा रहे थे, तो उनके लिए तो दिक्कत थी कैसे जाएं कैसे पहुँचे, क्योंकि संसाधन देख रहे हैं उस समय पैदल था, बैलगाड़ी थी, इससे ज़्यादा और किसी के पास संसाधन नहीं थे। सरकार जो कर रही थी ट्रक थे, कुछ चीज़ें होती थी। तो हम देखते हैं कि जैसे ही विभाजन की घोषणा हुई और दंगे भड़क गए, लाखों लोग सुरक्षित आवास के लिए प्रवास करने लगे, क्योंकि हमने पता दंगे 1946 से ही भड़क गए थे। जैसे फिर विभाजन की घोषणा हुई तो दंगे और व्यापक स्तर पर होने लगे। मुस्लिम पाकिस्तान की ओर, सिख और हिंदू भारत की ओर आने लगे। अनुमान के आधार पर लगभग 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा। हमने शुरुआत में बताया था कि लगभग 1.5 करोड़, क्योंकि 60 लाख पूर्वी पाकिस्तान से मतलब पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए, फिर 65 लाख मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, फिर इधर 20 लाख पूर्वी बंगाल वाला जो बंगाल वाला एरिया है उधर आसपास विस्थापन। तो टोटल मिलाकर के 1 करोड़ 60 लाख के आसपास लोग विस्थापित हुए। तो ये आंकड़े कहना आसान है, लेकिन आप फील करके देखिए ना कि 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो रहे हैं, और जिनको ये पता भी नहीं हम जाकर के वहाँ जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या। क्योंकि जितने बड़े नेता थे वो भारत को या पाकिस्तान को संभालने में लगे थे। लोग तो उन जो भावनाएं हैं, उनकी आस्थाएं हैं, और जो अपनी जड़ों से हटने का जो दर्द होता है ना, वो झेल रहे थे। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इतने बड़े स्तर पर क्या हुआ कि अनुमान के आधार पर 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। और उसके बाद मौत की बात करें तो 2 से 20 लाख के आसपास मारे जाने की। तो 2 से 20 लाख आंकड़ा बोलना आसान है, अब एक व्यक्ति की परिवार में मौत होती है तो पूरा परिवार विच्छिन्न हो जाता है, और जहाँ 20-20 लाख के आसपास लोग मर रहे हैं, तो कितनी बड़ी आप विभीषिका इसका अनुमान लगा करके देखिए। फिर आगे हम देखते हैं कि विभाजन ने न सिर्फ हिंसा और मौत को जन्म दिया, बल्कि लोग भूख, बीमारी, प्यास और थकान से भी मरे हैं, क्योंकि लंबी लंबी दूरी तय करनी होती थी, संसाधन थे नहीं, ले क्या जा सकते हैं अपने साथ। देख लीजिए, गठरी लेकर के जा रहे हैं, कोई अपने पीठ पर लाद के जा रहा है। मतलब अच्छे भी उस समय कुछ सीन देखने को मिले, लेकिन जो विभत्स चेहरा था वो ज़्यादा सामने आया।
कई इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि भले ही विभाजन को रोक पाना 1947 में मुश्किल था, लेकिन हिंसा, मौत और लाचारी को शायद रोका जा सकता था। ये तो सच में अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जब अंग्रेज़ 1857 की क्रांति को रोक सकते हैं और बड़े-बड़े विद्रोह को भारत में रोक सकते हैं, तो सत्ता उनके हाथ में थी। चाहते तो व्यापक जो स्तर पर हिंसा हुई उसको तो रोक ही सकते थे। विभाजन तो मान लो हो सकता था कि नहीं टाला जा सकता था। फिर आगे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विभाजन के जिम्मेदार मुख्यतः अंग्रेज़ थे, वैसे ही जो ये नरसंहार हुआ और आपदा के जिम्मेदार भी वही थे, क्योंकि उस समय सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। अगर वो चाहते तो प्रयास कर सकते थे। फिर अंग्रेज़ खुद के लोगों को बचाने में व्यस्त रहे और पंजाब और बंगाल में कानून व्यवस्था बनाने से परहेज करते रहे। तो ये कहा जाता है कि जब विभाजन हुआ तो अंग्रेज़ों को ये था कि हमको जल्दी से जल्दी भारत छोड़ना है, तो वो उसमें एक लग गए कि हमको भारत छोड़ना है। और भारत में जो सांप्रदायिक दंगे होते रहे वो होते रहे। कहीं-कहीं जहाँ कानून व्यवस्था अच्छी थी, गांधी जी का प्रभाव था और नेताओं का प्रभाव था, वहाँ तो हिंसा रुक गई, कम हुई। लेकिन जहाँ कोई नहीं था, वहाँ तो हिंसा व्यापक स्तर पर लोगों के जो जत्थे समूहों में जा रहे थे, पता चल रहा था कि गुस्साई भीड़ दंगाई आकर के पूरे जत्थे को ही नष्ट कर डालते थे। तो आम आदमी के पास क्या है? कुछ नहीं। वो गठरी लेकर के जा रहा है, वो क्या लड़ाई करेगा? तो इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा हुई। इसमें हुआ क्या कि इसीलिए कहते हैं कि वृहद स्तर की आपदा लाने के बाद भी महज 6 से 8 अंग्रेजी मारे गए थे। तो हम देख रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनकी व्यापक स्तर पर मृत्यु हुई, विस्थापित हुए, सब कुछ हुए। लेकिन अंग्रेज़ों को जो नुकसान झेलने का कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं मिलता है। 6 से 8 लोग ही मारे गए, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार थे। फिर कहा गया कि जो विभाजन हुआ उसका दक्षिण एशिया पर प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि भारत जो है दक्षिण एशिया में है और भारतीय उपमहाद्वीप है, ये दक्षिण एशिया में ही आता है। उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरीके वाला जो क्षेत्र है वो शामिल होता है। तो कहा गया कि विभाजन ने भारत ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया को बदल कर रख दिया। एक तरफ जहां हजारों सालों तक विविधता भारतीय जो महाद्वीप था उसकी पहचान रही और अलग अलग समुदाय के लोग सद्भावना से रहते थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभाजन ने एक व्यापक अविश्वास को जन्म दिया। हम आज भी देखते हैं कहीं ना कहीं दो जो हिंदू मुस्लिम समुदाय है उसमें अविश्वास की जो भावना है, और आज के समय में राजनीतिक रोटियां जो सेकी जाती तो वो उसी का परिणाम है विभाजन का। यह सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ बल्कि पाकिस्तान एवं वर्तमान बांग्लादेश में भी हुआ। तो ये कंडीशन सिर्फ भारत में ही नहीं थी। जो भारत, पाकिस्तान और जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ भी इसी तरीके की परिस्थिति देखने में आई। अब ये कहा गया कि भले ही पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम के लिए बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिम धर्म के आधार पर देश की मांग की गई थी, तो मुस्लिमों के लिए बात कही गई थी कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनेगा। लेकिन क्या हुआ, वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाया। 1955 हम देखते हैं कि उसने खुद को धर्मनिरपेक्ष, जो मुस्लिम ने खुद को इस धार्मिक देश घोषित किया है। पश्चिमी पाकिस्तान में करीब 1.6% गैर मुस्लिम थे, पूर्वी पाकिस्तान में करीब 22% गैर मुस्लिम थे और भारत में करीब 10% मुस्लिम आबादी थी। तो 1951 की जो जनगणना के हिसाब से ये देखा गया कि जो लोग विस्थापित हुए उसके आधार पर आंकड़ा लगाया गया। तो ये कहा गया कि बनाया तो इन्होंने खाली मुस्लिमों के लिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि हम देखते हैं बांग्लादेश में 22% मतलब गैर मुस्लिम थे, पाकिस्तान में भी करीब 1.6% गैर मुस्लिम थे। उसके बाद कहा कि विभाजन में हुई हिंसा का असर इतना गहरा हुआ कि समय समय पर यह दंगों के रूप में दिखाई देता। हमने बताया कि आने वाले समय में जो भारत में काफ़ी समय तक दंगे दिखाई देने दिए। आज भी हम देखते हैं कि इस तरीके की जब परिस्थिति बनती दिखती है, तो ये परिस्थिति आज का परिणाम नहीं है, इसके पीछे कहीं न कहीं वो विभाजन जो हुआ वो भी एक तरीके से जिम्मेदार दिखाई देता है। इसी धर्मांधता जो धर्म के आधार पर, मतलब धार्मिक अंधविश्वास के आधार पर विभाजन हुआ, उसी धर्मांधता का क्या हुआ कि नतीजा था, एक धर्मांध व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। तो हम देखते हैं कि जनवरी 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दी जाती है। तो ये उसी धर्मांधता का परिणाम हुआ कि भारत में भी उसका असर दिखा। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनका फैलाया हुआ जहर बना रहा और इसने इन देशों में उग्र विचारधाराओं को और ज़्यादा बढ़ावा दिया और कट्टरपंथी समूह अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। तो ये उस समय की परिस्थितियाँ हैं जो आज भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं हमको दिख जाती हैं किसी रूप में। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत थी शरणार्थियों की, क्योंकि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह गए थे वो शरणार्थी कहलाए और उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी कि जो वंचना के शिकार होते रहे, मतलब क्योंकि वो शरणार्थी वही बने जिनके पास संसाधन नहीं थे। तो कहा गया कि उनका पुनर्वास राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। जहाँ भी गए वहाँ उनके पुनर्वास के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन वो पर्याप्त साबित नहीं हुई। दिल्ली शरणार्थी संकट का मुख्य केंद्र था। शरणार्थी संकट जो है 1947-48 में कश्मीर को लेकर हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते और ज़्यादा गहरा गया।
अब भारत विभाजन हुआ, आज़ादी मिली और हम देखते हैं जैसे ही आज़ादी मिली उसके कुछ महीनों बाद ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हो गया पहला, कश्मीर को लेकर के। तो उस वजह से कश्मीर से भी और लोग इधर अंदर आने लगे, क्योंकि वो भी जो कश्मीर में एक तरीके से हम देखते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर हिंसा होने लगी थी, तो उसकी वजह से जो कश्मीरी पंडित हैं या अदर जातियाँ हैं वो फिर भागने लगे। तो इस तरीके के हम देखते हैं कि लोग छोटे छोटे समूहों में 1960 तक प्रवास करते रहे, और जो इसका मेन कारण था भेदभाव, कि मान लो अच्छी कंडीशन से मान लो भारत एक कुछ मुस्लिम सोचे कि हम पाकिस्तान में ही रह जाते हैं, तो हिंदू सोचे, लेकिन वहाँ भेदभाव इतना ज़्यादा था कि उनको हार मान करके भारत आना पड़ा। ऐसे ही भारत में कुछ हुआ कि बाद में बांग्लादेश गए। इस तरीके की हम कंडीशन देखते हैं कि 1960 तक ये दौर जारी रहा। अब हुआ क्या कि भारत ने तो फिर भी खुद को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी उठाई। मतलब कि भारत ने खुद को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया और वहाँ कहा कि अल्पसंख्यकों की मतलब हम सुरक्षा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो अब वहाँ अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी कौन ले, ये चीज़ है। दोस्तों, यह इतिहास आज 76 वर्ष बाद भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को प्रभावित करता है। ये हम आज भी देखते हैं कि हमारे जो संबंध भारत और पाकिस्तान से विदेश संबंध है, किस तरीके से सामाजिक संबंध कैसे बने हैं, कि अभी भी जब पाकिस्तान की बात होती है तो कितना ज़्यादा टकराव महसूस होने लगता है। एलओसी पर सीज फायर का जो वायलेशन अभी भी होता रहता है। एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच की, यहाँ पर ये इधर वाला ये क्षेत्र है, ये एलओसी के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब पाकिस्तान के अधिकार में हो गया, लेकिन भारत का क्षेत्र है, ठीक है। तो वहाँ सीज फायर की घटनाएं होती रहते हैं। दोनों देश आज न्यूक्लियर शक्ति हैं। भारत पहले न्यूक्लियर शक्ति बना, बाद में पाकिस्तान भी बन गया चोरी छिपे, और इसीलिए दुनिया भर के देश जो हैं नाभिकीय संभावना से नाभिकीय युद्ध की जो संभावना है उससे सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है। पाकिस्तान छोटी छोटी बात पर कहता है कि हम भी नाभिकीय शक्ति हैं। तो ये कहना बताने की ज़रूरत नहीं, वो जताना चाहता है कि हमारे पास भी नाभिकीय शक्ति है, ये चीज़ है। इसीलिए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने एलओसी को दुनिया की सबसे जो मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड बताया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि भारत जो है विभाजन हुआ, विभाजन के समय विभीषिका कैसी फैली, सांप्रदायिक दंगे कैसे हुए, उनके कारण क्या थे और उनका परिणाम क्या हुआ, कि उसका सबक हम देख रहे हैं कि एक तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है आज तक अच्छे नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जो विभाजन के समय इतनी भयंकर त्रासदी हुई, उसको भुला पाना आज भी लोगों की बस की बात नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं वो रिश्ते जो परिस्थितियां हैं आज भी प्रभावित करती हैं। तो ये लेक्चर लाने का और हम लोगों के लिए सबक सबसे ज़रूरी क्या है कि हम ये जो विभीषिका हुई या हिंसा हुई, सांप्रदायिकता हुई, भारत विभाजन हुआ, तो इससे सबक क्या ले सकते हैं और इस लेक्चर का उद्देश्य क्या है। तो इसका लेक्चर का उद्देश्य यही है कि शांति, समन्वय, सहिष्णुता, वैज्ञानिक सोच और अहिंसा को बढ़ावा देकर के ही हम क्या कर सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं, परिवार में शांति ला सकते हैं, देश में शांति ला सकते हैं और प्रगति पर जा सकते हैं। क्योंकि 15 अगस्त को भारत अपना 77वां जो स्वतंत्रता दिवस है मनाने जा रहा है। उससे पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो मनाने का इसका उद्देश्य यही है कि जो इतिहास में हुआ है हम उसे सीख लें और आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना हो और ऐसे बड़े स्तर पर समुदायों के बीच में हिंसा, सांप्रदायिकता ना फैले कि लोगों को विस्थापित होना पड़े। हमने इसमें एक आंकड़ा तो डाला ही नहीं कि कितने बड़े स्तर पर महिलाओं को जो यातनाएं झेलनी पड़ी। महिलाओं के साथ तो यौन दुराचार हुए और उसके बाद में कुछ महिलाओं को तो उन व्यक्तियों से शादी करनी पड़ी जिन्होंने उनके परिवार वालों का ही खून किया था। तो इस तरीके के आंकड़ों की गणना करना मतलब हम मौखिक रूप से और आंकड़ों में बांध पाए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये सब भावनात्मक जो जो चीज़ें थी उनको आंकड़ों में बांधना बहुत मुश्किल है। तो इन्हीं संवेदनाओं के साथ जो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस है